Hello, class 8th. Welcome back. We have finished the third chapter, reproduction in animals. Now we are going to do the exercise of this particular chapter. Children, in 9th and 10th class, I have taught you with the Selena publication books. Selena publication books use किया मैंने 9th 10th में because 9th 10th के लिए I feel they are very comprehensive books, the best books available. और उनमें काफ़ी सारा मटेरियल दे रखा होता है in a precise comprehensive manner. लेकिन एट्थ के लिए मुझे सेलिना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगी. सो आई हैव डन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ कॉर्डोवा बुक. तो कॉर्डोवा पब्लिकेशन की बुक मैंने यूज़ की है क्लास एट्थ के लिए. तो उसी के ये एक्सरसाइज है, उसी के क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ मैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको आप के स्कूल में कोई और बुक चल रही है उसके क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए या सेलिना के करने हैं आपको, तो आप मुझे बता दीजिए. आई विल डू दैट ऑल्सो. ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सब में सेम होता है लेकिन क्वेश्चंस का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आई हैव जस्ट टेकन दिस एक्सरसाइज. मैंने इसके कोई रिटन सोल्यूशन मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैं ओरली एक्सप्लेन करती जाऊँगी और मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी 8th क्लास में हो. तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स दे डू राइट देयर आंसर्स फ्रॉम द नोटबुक फ्रॉम द बुक, है ना. एज सच पूरी लाइन टू लाइन कॉपी करके आप लोग डेफिनेशंस लर्न करते हैं. तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ एंड आई विल टेल यू द पेज नंबर. तो जस्ट एज आई टोल्ड यू ये कॉर्डोवा की बुक है तो उसका लेटेस्ट एडिशन है और उसी के क्वेश्चन उसी के पेज नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. Okay, first is define the following. First question is define the following where there are 4 terms are given. First is reproduction. तो रिप्रोडक्शन जो है इस बुक में पेज नंबर 32 पे डेफिनेशन दे रखी है. आई विल जस्ट रीड इट आउट. आई हैव केप्ट द बुक इन फ्रंट ऑफ मी. सो इट इज़ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. तो आपकी बुक में अगर रिप्रोडक्शन की ऐसे ही यही डेफिनेशन होगी, ऐसे मिलती जुलती होगी, तो दे आर ऑल एप्लीकेबल. नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन की बुक इस जो डेफिनेशन है वो इस बुक में पेज नंबर 37 पे दे रखी है. इम्प्लांटेशन होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर. उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो मूव करता है और यूट्रस के अंदर आके एक जगह यूट्राइन वॉल पे अपनी अच्छी सी जगह बना के वहाँ पे फिक्स हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है. तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. तो द डेफिनेशन इज गिवन ऑन, ये कॉर्डोवा की बुक के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 37 and the definition is the fixing of the embryo in the wall of the uterus for further development is called implantation. ठीक है. नेक्स्ट इज gestation period. अगेन द gestation period की डेफिनेशन भी सेम पेज पे दे रखी है, उसी पेज पे, कि द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टिल द बर्थ ऑफ द बेबी इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड. मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ और वहाँ से लेके कब जब बेबी पैदा हुआ है, जब इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स वूम, वो जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी, अगेन प्यूबर्टी की डेफिनेशन भी पेज नंबर 37 पर ही दे रखी है. एंड प्यूबर्टी की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे कि the age at which the production of sex hormones and reproductive cells starts in a boy or a girl is called puberty. मतलब कि puberty को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि it can also be defined as the age of reaching sexual maturity या attaining sexual maturity. जबकि boys जो हैं उनमें semen produce होना शुरू होता है, मतलब sperms produce करते हैं वो, और girls में, females में ovum produce होना शुरू हो जाता है. तो that is puberty. Okay. नेक्स्ट इज हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस. प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से, देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ना आप इस तरीके से लिखना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. आपसे पूछे हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस, अगर सिंपली एक प्रोसेस का नाम पूछे 1 मार्क में आ रहा है तो आप सिंपली प्रोसेस का नाम लिख देंगे. प्लेनेरिया का रिप्रोडक्शन किससे पढ़ा है आपने, रीजेनरेशन, है ना. तो आप प्रोसेस का नाम लिख देंगे रीजेनरेशन. लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो आपको रीजेनरेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 33. ठीक है. ओके, नेक्स्ट गिव अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग. अब 2 आपको क्वेश्चन पूछे हैं जिनके आपको रीजंस देने हैं. तो फर्स्ट इज द टेस्टिस लाई विद इन द स्क्रोटम आउटसाइड द अब्डोमेन. टेस्टिस जो हैं वो अब्डोमेन जो मेन बॉडी है, जो मेन टॉर्सो है मेल्स का, उसके बाहर होते हैं.
तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर दे रखा है पेज नंबर 34 पे। द रीज़न बीइंग कि बॉडी में हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे करीब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर लो चाहिए होता है, कम चाहिए होता है उस टेम्परेचर से, ताकि टेस्टिस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकें या स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकें। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है, हमें उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। दैट इज़ वाई द टेस्टिस हैव बीन पुट आउटसाइड द मेन टॉर्सो इन अ पाउच दैट इज नोन एज स्क्रोटम। 2 टेस्टिस होते हैं, एक पाउच है स्क्रोटम जिसमें दे लाई। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीमेन। सीमेन में बहुत सारे, ये भी पेज नंबर 34 पर ही आपको मिल जाएगा, सीमेन में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अब देखो, जो स्पर्म्स के साथ जो फ्लूइड होता है ना, वो कैसा होता है? अल्कलाइन फ्लूइड होता है। जो सीमेन है वो अल्कलाइन होता है। जब स्पर्म्स वजाइना में जाते हैं, वजाइना इज मेनली एसिडिक, तो स्पर्म्स की लाइफ को बहुत खतरा है वहाँ पे, है ना, जाना तो वही है, लेकिन अब क्या है कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव वेरी कंफर्टेबली। बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए वो। तो दैट इज़ वाई बहुत सारे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ताकि उनमें से एक स्पर्म तो सर्वाइव करेगा, जो कि वजाइना के अंदर यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा और वहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब ओवम को पेनिट्रेट करेगा। तो इट हैज़ टू गो अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसीलिए बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम दे पेरिश। तो आपको अगर वन लाइन में लिखना है तो ये हो जाएगा कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीमेन टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे हैं, ताकि 100% फर्टिलाइजेशन हो ही हो। टू एंश्योर मतलब कि गारंटी देनी है कि हाँ फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो 1000 2000 10,000 1,00,000 कोई तो करेगा फर्टिलाइज ओवम को जाके। तो a large number of sperms are present to ensure fertilization. ओके, नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये 4 चीज़ दे रखी हैं, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब। यू हैव टू राइट देयर फंक्शंस। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको साथ के साथ फंक्शंस मार्क कराए थे इफ़ यू रिमेंबर। टेस्टिस के फंक्शन दे रखे हैं पेज नंबर 34 पे। आपको याद है क्या फंक्शन थे? फर्स्ट क्या था कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करना है और स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इनका पहला फंक्शन था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और दूसरा फंक्शन क्या था कि ये मेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो पहला हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, दूसरा हो गया प्रोडक्शन ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 34। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका भी फंक्शन पेज नंबर 34 पर ही दे रखा है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा। इट सीक्रेट्स अ थिक मिल्की एंड अल्कलाइन फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन ये हो गया कि इसको एक फ्लूइड प्रोड्यूस करना है, जो कि जो स्पर्म्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ओवरी। ओवरी का फंक्शन आपको दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 35 पे। ओवरी क्या है? फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट, मतलब 2 ओवरीज होती हैं, और उनका फंक्शन क्या है? अगेन जैसे टेस्टिस के 2 फंक्शन थे कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, सिमिलरली ओवरीज के भी 2 फंक्शन है। पहला हो गया प्रोडक्शन ऑफ ओवम या ओवा, एंड सेकेंड हो गया द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स। यहाँ पे 2 फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज। में जो टेस्टिस था वहाँ पे एक ही मेल हार्मोन था, वो प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वाज टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज जो हैं वो 2 फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, उसके नाम आपकी बुक में दे रखे हैं। कौन से आपको याद होने चाहिए? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनकी स्पेलिंग्स ये ज़रूर याद करिएगा। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। एस्ट्रोजन में OES आता है, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हैं ये 2 फीमेल हार्मोन हो गए, और मेल हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। ओके,
नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन भी पेज नंबर 35 पे दे रखा है। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है कि पहले तो वो ओवरी से एग को लेके जाता है यूट्रस की तरफ, तो इट कैरीज एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। दूसरा क्या है कि इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन ट्यूब भी बोलते हैं या ओवीडक्ट भी बोलते हैं। तो दे आर द प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दे प्रोवाइड द स्पेस फॉर द ओवम एंड द स्पर्म टू फ्यूज टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब फिशन एंड बडिंग। फिशन एंड बडिंग की जो प्रोसेसेस हैं ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पेज नंबर 32 पे दे रखी हैं, वहाँ से आप इनकी डेफिनेशन ले लीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। Next is, shall I read out the definitions in case those children who don't have the book they are confused? तो fission की definition हो जाएगी. Fission means splitting or breaking. It is common in unicellular organisms. It is of two types: binary fission and multiple fission. In binary fission, the parent organism splits to form two daughter cells, and in multiple fission, more than two daughter cells are produced. ठीक है, उसके बाद आपसे budding पूछा है. Budding is the process in which a bud forms on the outside of the body, grows, and then detaches to become a new organism. This process is known as budding. Okay, next is describe the male reproductive system in human beings. So this has been given in detail on page number 34. तो ये आपको मार्क्स के हिसाब से लिखना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन देगी आपकी टीचर, क्योंकि 8th का इंटरनल एग्जाम होता है, कोई बोर्ड का एग्जाम तो होता नहीं है, तो हर स्कूल का पेपर पैटर्न अलग होता है, तो आपके जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप इस आंसर को प्रिपेयर करिए। एंड यू मस्ट मेंशन ईच एंड एवरी जो आपके इसके जो पार्ट्स हैं उनको ज़रूर मेंशन करना, और उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको डायग्राम भी आ सकता है, डायग्राम मैंने आपको कहा था मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, स्पर्म और ओवम का डायग्राम, ये सब आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या तो डायग्राम बनाने को आ जाएगा या लेबलिंग को आ जाएगा, ठीक है, जैसे भी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे इन्होंने पूरा पूछ लिया कि एक्सप्लेन भी करो, डायग्राम भी बनाओ। सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 35। यू मस्ट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट। देखो, जब डिस्क्राइब करने को आ रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे ना आपको सारे पार्ट्स के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, मे बी 1 और 2 लाइंस में, प्लस फंक्शंस भी लिखना बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा नहीं है कि फंक्शन लिखो या स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करने को बोला है, तो आपको फंक्शन स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना है और फंक्शंस भी लिखने हैं, दोनों चीज़ करनी है। नेक्स्ट, हाउ डज अ फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। ये जो पूरी प्रोसेस है ये पेज नंबर 36 एंड 37 पे एक्सप्लेन की हुई है कि एग जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, पहले फर्टिलाइज्ड एग बन गया, उसके बाद वो उसका एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा, और इम्प्लांटेशन होगा, फिर एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें, डिफ्रेंसिएशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। Explain the various stages of growth in humans. Next आ गया, explain the various stages of growth in humans. This is given on page number 37, जहाँ पे आपको various process बताइए ना, infancy, childhood, adolescence and adulthood. तो ये सारी आपको explain करनी है 1 लाइन में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपके एप्लीकेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसमें कि डायग्राम दे रखा है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 9th और 10th बोर्ड के एग्जाम्स में 100% आते हैं। आपका जो 9th का भी बोर्ड होता है ना, 9th अभी कोविड सिचुएशन की वजह से बोर्ड हुआ नहीं है, एक ही बार 9th क्लास का बोर्ड हुआ है, बट योर ICSE बोर्ड हैड डिक्लेयर्ड कि 9th क्लास का भी बोर्ड का एग्जाम ही हुआ करेगा। एनीवेज, अगर ना भी हो तो उसका जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो एंटायरली 10th क्लास के बोर्ड के पेपर पे ही बेस्ड होता है। तो 10th क्लास का आपका बोर्ड का पेपर टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन सेक्शन है तो सारा ऑब्जेक्टिव होता ही है। सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। अब ये जो ए पार्ट है, इसके भी ना फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो और ये जो है बी, इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये सारे क्या होते हैं, 1 1 मार्क्स के होते हैं।
तो ये मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जो सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस करने होते हैं ना आपको 60 मार्क्स का। नहीं, अब तो डिपेंड्स कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स में से 100 मार्क्स का ही पेपर आता है, उसको एवरेज करके करते हैं। तो 60 मार्क्स का जो है आपका बी पार्ट होता है, 40 और 60 होता है, ठीक है। 40 मार्क्स का ए पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और बी पार्ट 60 मार्क्स है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं 10-10 मार्क्स के। और 80 मार्क्स का पेपर आएगा तो आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, फिर टाइम कम हो जाता है आपका, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 5 मार्क्स का हो गया, ये 5 मार्क्स का हो गया, टोटल जो है 10 मार्क्स के हो गए। तो लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव, 1-1 मार्क के क्वेश्चन है इसमें। तो सेकंड पार्ट जो बी सेक्शन है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। इस पेपर की आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो मैंने जो बोर्ड का पेपर है एक बायोलॉजी का एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पे है वो, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, तो वो आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार जस्ट गो थ्रू इट तो पैटर्न समझ में आ जाएगी, पैटर्न क्या होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड, दैट इज फिगर ए। इस फिगर को देखना आप, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेबल द पार्ट्स 1 to 5। अब जो 1 to 5 जो भी पार्ट्स दे रखे हैं आपको इनकी लेबलिंग करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको नजर आ गया। अब इसमें आपको इसकी लेबलिंग करनी है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है एज सच, ठीक है। फर्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड कहाँ है, ये रहा। तो थर्ड क्या है आपका, यूरिथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ। फोर्थ ये क्या है, देखो ये आपके फिफ्थ जो है वो क्या है, टेस्टिस है। और जो ये है, अब देखो टेस्टिस से ये क्या निकल रहा है, ये क्या स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर क्या था, इसको हम क्या बोल रहे थे आपको याद है, दिस स्ट्रक्चर, दिस वाज एपिडिडमिस, ठीक है। और एपिडिडमिस से क्या निकलती हैं, जो एक ट्यूब निकलती है, कॉइल्ड ट्यूब निकलती है जो कि स्पर्म्स को कैरी करती है। तो जो कॉइल्ड ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, इट इज वास डेफरेंस, ठीक है। ये दो वास डेफरेंस है, ये एक और ये दूसरी। तो अगर इनको दोनों को इकट्ठे बोलेंगे तो दैट इज वासा डेफरेंशिया, अदरवाइज अ सिंगल इज वास डेफरेंस। ओके, तो ये हमारे लेबलिंग हो गई। नाउ व्हाट, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ पार्ट 3 एंड 4। 3 एंड 4 के आपसे फंक्शंस पूछे। यूरिथ्रा का फंक्शन क्या हो गया, पार्ट 3 जो है, यूरिथ्रा कैरीज द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, एक फंक्शन हो गया। सेकेंड, इट ऑल्सो कैरीज सीमन, स्पर्म्स को कैरी करती है इन द जो फ्लूइड होता है, जो सीमन जो है, जो कि स्पर्म्स को कैरी करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इट इज ऑल्सो अ पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट इज वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस का फंक्शन क्या हो गया कि इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडमिस टू द यूरिथ्रा। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है आपका, टेस्टिस है या टेस्टिकल है। तो इसका हार्मोन कौन सा सीक्रेट करते हैं टेस्टिस, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो हार्मोन का नाम हो गया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखो बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, ये बोला है सेल्स, यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स को ड्रॉ करने को बोला है, सिस्टम नहीं बोला। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव सेल बोले हैं, मतलब स्पर्म और ओवम का डायग्राम बनाना है, ठीक है। इट इज गिवन इन योर बुक। नेक्स्ट, what will happen when there is a blockage in the fallopian tube। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बट आपकी टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा, मैंने भी एक्सप्लेन किया था। व्हेन देयर इज ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब, अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। ब्लॉक हो गई तो वो फंक्शन रुक जाएगा। तो अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, देखो उसके फंक्शन क्या थे कि ओवरी से वो ओवम को लेके जाती थी कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के लिए यूट्रस तक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, है ना, और फिर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। तो एक तो वो ओवम को लेके आ रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो स्पर्म आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो स्पर्म एंटर कर रहा है वजाइना के थ्रू, वो वजाइना से यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, इट मीट्स द ओवम। नाउ
तो अगर ब्लॉकेज हो गई फेलोपियन ट्यूब में तो ये दोनों काम रुक जाएंगे, ना तो ओवम रिलीज होगा, ओवम ओवरी रिलीज कर देगी तो वो ओवम जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, या बीच में कहीं ब्लॉक हो गया उसका पैसेज तो ओवम का मूवमेंट रुक गया। अब ओवम का मूवमेंट रुक गया, ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, स्पर्म भी ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। जो स्पर्म है जो अपना पूरा रास्ता तय करके आ गया है वो फेलोपियन ट्यूब तक तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेज है। सपोज ये फेलोपियन ट्यूब है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, अब यहाँ पे ये स्पर्म एंटर कर गया है, यहाँ पे आ गया है स्पर्म, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिल गई इसे, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, ओवम यहाँ पे बैठा हुआ है, ये ओवम है, अब ब्लॉकेज है बीच में तो स्पर्म एंटर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ बेबी इज बोर्न इन द 7th मंथ, भाई बेबी कौन से मंथ में बोर्न होता है, नॉर्मली आफ्टर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, 9 मंथ्स जो है वो ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड है, मतलब 9 मंथ्स तक बेबी जो वो यूट्रस में रहता है, फीटस कहलाता है, वहाँ पे वो ग्रो करता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स इट यूजुअली कम्स आउट, थोड़ा और टाइम लग सकता है, डिपेंड्स फ्रॉम मदर टू मदर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़। अब अगर 7th मंथ में अगर बेबी बॉर्न हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसको हम बोलते हैं, ऐसा बच्चा जो ऐसा फीटस जो 7th मंथ में बॉर्न होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, तो उसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ, ठीक है, प्री मेच्योर बर्थ कहलाती है वो। और उस स्टेज में जो फीटस है ऑब्वियसली उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो वो बहुत वीक होगा, उसके अभी भी कुछ चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है, इट माइट सर्वाइव, इट माइट नॉट सर्वाइव ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए, इंक्यूबेटर में रखते हैं ना, फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। तो अगर डिपेंड्स कि 7th मंथ में अभी 7th मंथ कंप्लीट हो गया या स्टार्टिंग में ही हो गया, तो बहुत अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं उसके हिसाब से। अदरवाइज मतलब वी कैन 100% से दैट इट इज़ प्री मेच्योर बेबी, प्री मेच्योर बर्थ है वो, और वो बच्चा जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो, इट विल नॉट हैव अ नॉर्मल रेगुलर हेल्थ ना, इट्स हेल्थ विल बी अफेक्टेड। ओके, लुक एट द पिक्चर फिगर बी को देखिए अब आप, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट इज व्हाट डज इट शो, पिक्चर बी जो है वो आपको क्या शो कर रही है, देखो यहाँ पे पिक्चर बी में हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक ये स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है, ओके दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा कलर लें, पर्पल कलर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक प्लैनेट जैसा ऐसा लग रहा है ना, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, हमने एक सोलर सिस्टम की एक इमेज ले ली और यहाँ पे ये अलग अलग स्टार्स हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि ये अलग अलग देखो कितने सारे स्टार्स हैं, और ये क्या है, ये स्पर्म्स हैं, लाइक एक्चुअली तो ये है क्या, ये हमारा हो गया ओवम, ये है क्या है, ओवम है, और ये क्या है, स्पर्म्स हैं जो कि मूव करें, 1 2 3 4 और भी छोटे छोटे होंगे हमें नज़र नहीं आ रहे, और एक स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हो गया है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये कौन सी प्रोसेस शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये शो कर रहा है कि स्पर्म जो है इट इज़ एंटरिंग दी ओवम, ओवम को एंटर कर रहा है, ठीक है। ये अगर मैं लाइंस इरेज कर दूं तो आप ये देखो, ये जो ओवम का जो हेड है ना, ये जो है ये रेड से देखते हैं, रेड से नज़र आएगा, ये जो है देखो एंटर कर रहा है, ठीक है, स्पर्म का हेड जो है एक्रोसोम जो है वो ओवम के अंदर एंटर कर रहा है। व्हाट हैपन्स व्हेन वन फ्यूजेस विद 2, अगर ये 1 एंटर कर गया इसमें और ये 2 में आ गया, मतलब स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो गए तो क्या होगा, तो इट विल रिजल्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाके एम्बेडेड हो जाएगा यूट्रस में, इम्प्लांटेशन होगा एंड इट विल ऑनसेट pregnancy. So fertilization is the first step of pregnancy, ठीक है, प्रेगनेंसी होगी फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाएगा ना तब प्रेगनेंसी होगी। अगर सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ और जो एम्ब्रियो है हमारा
वो एम्बेडेड नहीं हो पाया यूट्रस में अपनी जगह नहीं बना पाया, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। प्रेगनेंसी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो और मूव करके यूट्रस में जाके अपनी पोजीशन पे मतलब अपनी एक जगह बना के वहाँ पे फिक्स हो जाए, फिर ग्रो करे। सो ऑल दोज प्रोसेसेस आर रिलेटेड विद प्रेगनेंसी. So what happens when one fuses the two? Fertilization takes place, which leads to pregnancy. Okay, so this is all with what is given in your this particular exercise. I hope you could do those questions. अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा और आप हमें वही दो कि बुक में मार्क करके दिखाओ, तो बुक के पेजेस में मार्क करो, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बुक के पेजेस लेके रखूँगी और मैं वहाँ पे आपको मार्क करवा दूँगी क्वेश्चंस के साथ। तो आप जैसे भी कहें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि 8th पे आ गए हो आप लोग, इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आपको एक एक लाइन ऐसे बोलनी पड़े. सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. सो टेक केयर, स्टडी वेल. ओके, इसके बाद आप लोगों ने, मैंने पूछा था कि आप बताना कि प्लीज़ कौन से चैप्टर करें, तो यू हैवंट टोल्ड मी. सो लेट अस सी, आई विल डिसाइड. ओके, चलो, टेक केयर, स्टडी वेल.